वामन मेश्राम सर जवळपास गेले 25-30 वर्ष झाले भारतीय राजकारणाचा अतिशय सखोलपणे अभ्यास करतायत. त्यामुळे त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत की मेश्राम सर 5 राज्याच्या निवडणुकांचे निकाल हाती आलेले आहेत. 4 राज्यांमध्ये भाजपला पूर्ण बहुमत मिळालेले आहे, एकामध्ये आपला बहुमत मिळाले. तुमची पहिली प्रतिक्रिया त्याच्यावरती काय? सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि भाजपा का जो विजय है वो विजय निर्विवाद है, इसे मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। ये चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव है, इसे मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं। और इसकी दो बड़ी वजह है। एक, ईवीएम के द्वारा चुनाव में घोटाला किया जा सकता है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया 8 अक्टूबर 2013 को। और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। मगर चुनाव आयोग ने 2014, 2015, 2016 में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया। इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट है। ये न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। यह केस मैं लेकर गया था 2016 को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे इस केस पर 2017 के चुनाव के पहले निर्णय देने के बजाय 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 24 अप्रैल 2017 को जजमेंट दिया। वो जजमेंट उन्होंने मेरे फेवर में दिया। यदि 2016 में मैं केस लेकर गया था और ये जजमेंट 2016 में दिया गया होता, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाना पड़ता और रिकाउंटिंग करना पड़ता। इस वजह से वो निर्णय उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के 1 महीना बाद दिया गया, ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगाई ना जा सके। पहली बात तो ये सारे देश के लोगों को जानना और समझना होगा। ओके। दूसरी बात बहुत अहम है। जब ये निर्णय, सोनवनी जी, हाँ हाँ बोलिए, जब ये निर्णय मेरे फेवर में आया 17 में, तो सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे।
और नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस को यह कहा गया कि आप लोगों ने 2004-2009 को ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता था और इस मुद्दे पर हमारा बीजेपी का, आपका, आरएसएस का समझौता हुआ था। ये समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि आडवाणी जी ने इसे उठाने का निर्णय कर लिया था। डेमोक्रेसी एट ए रिस्क नाम के किताब की प्रस्तावना में ये बात उन्होंने लिख दी थी। लिखित डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। ओके, हाँ। और इस पर आडवाणी जी सारे देश भर में रथ यात्रा निकालने वाले थे। तो कांग्रेस को लगा कि इससे सारे देश भर में भूचाल आ जाएगा और कांग्रेस के जिला जिला दफ्तरों में आग लग जाएगी। इसलिए कांग्रेस के तरफ से समझौता का प्रस्ताव बीजेपी और आरएसएस को दिया गया और ये कहा गया कि 2004-2009 में जब आप सुप्रीम कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर गए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, तो बोलिए। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप लोगों के पास है। हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, हम लोगों की सरकार है और हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट की नोटिस आई है वो सबूत हमने भी देखे हैं। इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, हमने घोटाला किया, मगर इससे देश खतरे में पड़ जाएगा अगर आडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं तो। और सारे देश के अंदर इंटरनेशनल ओपिनियन खराब होगा। देश खतरे में पड़ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो आपको आडवाणी जी को रोकना होगा। तो बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आडवाणी जी को हम नहीं रोक लगा सकते, आरएसएस के लोग लगा सकते हैं। तो आरएसएस के साथ कांग्रेस के लोगों ने समझौता किया और समझौता करने के बाद समझौता ये हुआ कि ठीक है, आडवाणी जी की रथ यात्रा हम रोकते हैं। ईवीएम के विरोध की रथ यात्रा हम रोकते हैं। हमें क्या फायदा होगा? तो कांग्रेस ने कहा आप 2014 का चुनाव घोटाला करके जीतो, हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, चुनाव कमिश्नर हमने बनाया है, हम आपका समर्थन करते हैं। तो भी आरएसएस ने कहा कि आपने 2 बार घोटाला किया और आप हमें 1 बार घोटाला करके चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, ये बराबरी की बात नहीं है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा
कि आप तो राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमने सोचा शायद आप 2 बार घोटाला करने के लिए रजामंद नहीं होंगे, इसलिए हमने 1 बार का प्रस्ताव दिया। अगर आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतो, हम आपकी मदद करेंगे, हम आपका विरोध नहीं करेंगे। और इस तरह से समझौता हुआ। आपको याद होगा किरण सोनवने जी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी से अडवाणी की तबीयत ज्यादा बेहतर थी, फिर भी आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अडवाणी को चुनाव से रिटायर करवाया। याद है ना आपको? हाँ बोलिए। अडवाणी जी को रिटायर करवाया और नरेंद्र मोदी को, एक बैकवर्ड आदमी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, ताकि घोटाले से चुनाव जब जीता जाएगा तो हम ये प्रचार करेंगे कि ओबीसी के 52% लोग हैं और 52% लोगों ने ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें वोट दिया, इस वजह से हमने चुनाव जीता। ऐसा घोटाले पर पर्दा डाला जा सके। आरएसएस ने गोवा कॉन्फ्रेंस में अडवाणी को वेटो पावर के द्वारा रोक लगाई और हस्तक्षेप किया और वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। और दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, हाँ बोलिए। हमारे देश में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया जाता। वो सांसदीय दल को बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बहुमत दल का नेता चुना जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और जो बहुमत दल का नेता होता है वो राष्ट्रपति को मिलता है कि मुझे संसदीय दल का नेता चुना गया है, मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट किया जाए। मगर आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित किया। क्यों? क्योंकि भाजपा का जो सेंट्रल संगठन था उसमें सेकंड लाइन की सारी लीडरशिप अडवाणी जी के द्वारा तैयार की गई थी और उन्हीं लोगों को टिकट देना पड़ता था। तो बहुमत में अगर बीजेपी चुनकर आती है तो ये खतरा था कि कहीं वो चुनाव जीतने के बाद अडवाणी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट ना चुन ले। इसलिए आरएसएस ने चुनाव के पहले ही प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को घोषित किया। आप लोगों को, आप पत्रकार लोग हैं, आप थोड़ा याद करो, आपके रिकॉर्ड में भी हो सकता है। मैं तो रिकॉर्ड देखे बगैर सारा मेरे मेमोरी में और कंप्यूटराइज हो जाता है। ओके। पूरे डाटा के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और इस तरह से नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट घोषित किया गया और 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया, जीता गया और जीतने के बाद में कांग्रेस ने ये काम, उनका वेलकम करने का काम किया और जिस जस्टिस ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट में पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था, उन्होंने जी, हाँ बोलिए। वो जो पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय किया था
जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस चीफ जस्टिस को केरला का गवर्नर बनाया गया, जो कि वो सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकता था चुनाव में कि मैंने पेपर तेल लगाने का आदेश दिया, अमल क्यों नहीं कर रहे हो। वो सेल्फ कॉग्निजेंस ना ले सके, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये मैनेज किया गया। और मैनेज करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और अमल करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जस्टिस सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाया। अरे मैनेजमेंट कांग्रेस ने किया और गवर्नर बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, और इस तरह से ये समझौता पूरा हुआ। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के अलावा जस्टिस सदाशिवम भी शामिल थे। ऐलानिया कह रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं। मेश्राम सर, आपको ये जो बात मैं कह रहा हूं, अब एक बात कहा ना, दूसरा तो सबूत बताया नहीं अभी। हाँ, एक सबूत दिया ना, पूरे क्रोनोलॉजी के साथ सबूत दिया ना, अभी दूसरा सबूत सुन लो। ओके। अभी होता क्या है कि ईवीएम के द्वारा घोटाला किया जाता है और सारा मैनेजमेंट जो है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या करता है, वो एग्जिट पोल में आगे बताता है और फिर लोगों का परसेप्शन, लोगों की धारणाओं को बनाता है कि बीजेपी जीतने वाली है। रिजल्ट आने के पहले ही, 3 दिन पहले ही बता देता है, और 3 दिन तक वो उसके लिए अनुकूल माहौल बनाते रहता है मीडिया। और इस तरह से ये मीडिया एक सारा काम करता है। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, एडीआर का रिपोर्ट है। उसमें अकेले बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। सोनोनी जी, हाँ बोलिए। 27,000 करोड़ रुपया 2014 के चुनाव में बीजेपी ने खर्चा किया था। हाँ, नहीं, 2019 के चुनाव में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड का रिपोर्ट में यह रिपोर्ट आया है कि 2 साल पहले, कोविड के 2 साल पहले, ये कोविड पीरियड के अंदर उद्योगपतियों की संपदा 23 लाख करोड़ थी, 2 साल में 53 लाख करोड़ हो गई है। बराबर। ये डाटा है वर्ल्ड लेवल का। ये 53 लाख करोड़ जिनको फायदा गया, राष्ट्र की संपत्ति बेची, उन लोगों ने 20,000 करोड़ रुपया मीडिया मैनेजमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश के मीडिया को मैनेज करने के लिए, पेड न्यूज के लिए 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। और रिजल्ट आने के पहले ही ये ओपिनियन बनाया कि बीजेपी इतनी सीटें जीतने वाली है। ये सारा खेल ना समझ लोगों के समझ में नहीं आता है। जिन लोगों को समझ में आता है वो लोग मीडिया से बहिष्कृत है। हमारी तो सिंगल लाइन वो लोग छापते नहीं है। तो किस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है, ऐसा माना जा सकता है? किस आधार पर माना जाए कि मीडिया जो है वो निष्पक्ष है? मैं तो मीडिया के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जा रहा हूं, सारे सबूतों के साथ। यहां पर सवाल एक आता है, वामन मेश्राम जी, सवाल ये उठता है कि ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस मैनेज हो गए,
लेकिन राष्ट्र में अन्य पार्टियां भी, अन्य पक्ष भी है, जैसे ममता बनर्जी है, शरद पवार है, बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने इस बारे में ईवीएम मशीन को लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई? और वो अभी समझो आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ईवीएम घोटाला करके आई, तो पंजाब में आप कैसे चुनकर आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि ये बातें आप लोग अनुमान के आधार पर करते हैं। हाँ, आप लोगों को समझ में आता है अनुमान का मतलब? हाँ बोलिए। सोनानी जी, अनुमान का मतलब समझ में आता है? अनुमान हाँ, को आप लोग कंफर्म करते हैं अनुमान अनुमान है या कंफर्म है? दो चीजों का फर्क समझ में आता है। आप अपनी बात सुनो आप हाँ, अपनी बात अनुमान के आधार पर कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो अनुमान गलत है। आप जो अनुमान के आधार पर बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ इस अनुमान को मिलाकर देखो, आपका अनुमान गलत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा तुम्हारी बात रखो। उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्णय दिया। आप मेरी बात समझ रहे हो सोनोनी जी? हाँ, समझ रहे, बिल्कुल समझ गए, बोलिए। केवल अनुमान के आधार पर बात कर रहे हो। अनुमान, और बुद्ध ने कहा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य को सिद्ध करने का एक अनुमान प्रमाण है। दो प्रमाण है। हाँ, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो अनुमान आप कर रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गलत है। हाँ, कभी केजरीवाल भी ईवीएम के विरोध में बोलते थे। केजरीवाल को पूछ लेना। शरद पवार ने भी ईवीएम के विरोध में कहा था, मगर महाराष्ट्र में उनको कांग्रेस से ज्यादा सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में दी गई। जरा महाराष्ट्र में आंखें खोल के तो देखो। हाँ, कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली कि नहीं राष्ट्रवादी को? हाँ, बराबर। अरे सोनोनी जी, महाराष्ट्र में रहते हो, मैक्स महाराष्ट्र चलाते हो। हाँ, बोलिए। शरद पवार को कांग्रेस से ज्यादा सीटें एमएलए की मिलने के बाद शरद पवार ने बयान दिया कि नहीं दिया? कि पहले दिया, चुनाव के पहले दिया कि बाद में दिया? बयान आया था उनका, बराबर, चुनाव के बाद में। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल सही। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैं तो पूरे डाटा के साथ बोल रहा हूं, और पूरे डाटा के साथ बोल रहा हूं। और आपने बंगाल का उदाहरण भी अनुमान के आधार पर बताया। मैं आपको बताता हूं सोनोनी जी। हाँ, बोलिए। ईवीएम का फायदा सुनो। ईवीएम का फायदा जो नेशनल पार्टियां अपर कास्ट लोगों की है और ज्यादा की है, ये सभी पार्टियों को फायदा होता है, केवल बीजेपी को नहीं। अभी बंगाल में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी, ये जो बाइपोलर वाला मामला खड़ा किया गया था और कांग्रेस और कम्युनिस्टों को आउट कर दिया गया था, ये मीडिया का सारा खेल उस समय कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने भी कहा था। बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है?
हाँ बोलिए। आप लोगों को सारे देश पर नजर रखनी चाहिए। मैं सारे देश भर में संगठन है मेरा, 567 जिलों में। मैं अखबारों के खबरों पर नहीं, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, एकदम डाटा होता है फील्ड का, उसके आधार पर बात करता हूं। वेरीफाइड डाटा होता है, उसके आधार पर बात करता हूं। लेकिन फिर ये जो आप सुप्रीम ईवीएम, कोर्ट के जजमेंट को आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे नकार सकते हैं? नहीं, मैं क्यों, कोई भी नहीं नकार सकता। कैसे नकार सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नकार कैसे सकते हैं? नहीं, कोई नहीं नकार सकता है। आपको जजमेंट कॉपी जजमेंट आपको कॉपी चाहिए? मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने निर्णय दिया, कॉपी चाहिए? मेरे निर्णय के बाद सोनोनी जी, हाँ, कांग्रेस ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को मदद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की और रिकाउंटिंग के ऑर्डर के विरोध में मैच करने का डिमांड की। अरे रिकाउंटिंग का जजमेंट 100% का है तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? सीधी सीधी बात है, ये बीजेपी को मदद करने के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक मनु संघवी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और मेरी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अभी ओपन नहीं हुआ है। 2019 की भी केस मैंने लिख कर रखा हुआ है और ये केस मैं ओपन होने के बाद आमने सामने बहस करने के लिए जाऊंगा। ये नौटंकी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही वो नहीं, आमने सामने बहस होनी चाहिए, जज सामने होना चाहिए, वकील सामने होना चाहिए, तब। आ रहा है ना समझ में आपके? हाँ बिल्कुल। हाँ। और सोनोने जी एक बात और ध्यान रखो, मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं। लेकिन फिर इस सब में जो दलितों की और बहुजनों की राजनीति जो है वो बहुत जोर से आहत हुई है, या वो यानी समझो यानी वो उनकी कोई राजनीति बची नहीं है। जैसे 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का ले लीजिए तो मायावती जी कहीं नजर नहीं आ रही। सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ, मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में ईवीएम में घोटाला करके चुनाव बीजेपी ने जीता, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि नहीं कही थी? कही थी। कही थी। फिर उसने आंदोलन घोषित किया था कि नहीं किया था? हाँ, किया था। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहन जी को मैसेज दिया कि बहन जी आपके लिए जेल के दरवाजे खुले हैं, आप आंदोलन करना चाहती है तो कर सकती है। और बहन जी ने आंदोलन पीछे ले लिया। उन्होंने जी, हाँ बोलिए ना। हाँ, पीछे ले लिया। तो ये भ्रष्ट लोग जो है ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, इनकी फाइलें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी भी इस बारे में कुछ बात कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर, हाँ, भीमा कोरेगांव के आंदोलन के दौरान फडणवीस को उसके घर में जाकर मिलने का काम कौन कर रहा था? उन्होंने जी, हाँ बोलिए ना। और घर के बाहर आकर बयानबाजी कौन कर रहा था?
मैंने महाराष्ट्र बंद का ऐलान दिया तो मुझे इस बात का श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए प्रकाश आंबेडकर को मैदान में उतारा गया। मगर भीमा कोरेगांव का आंदोलन तो मेरा था, मैं चला रहा था। मैं बाबा साहब आंबेडकर जाते थे तो प्रकाश आंबेडकर ने कहा बाबा साहब आंबेडकर तो जाते ही नहीं थे, झूठ बोला प्रकाश आंबेडकर को। मेरी वजह से मजबूर होकर प्रकाश आंबेडकर को भीमा कोरेगांव जाना पड़ा, नहीं तो वो तो भीमा कोरेगांव जाता भी नहीं था। और वहां जाकर नौटंकी किया, ओपन गाड़ी में घूमने का काम किया, उधर वो उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के बजाय नौटंकी करने का काम किया। और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ, लोकसभा के चुनाव में कितने वोट पड़े और विधानसभा के चुनाव में कितने वोट पड़े, क्या क्रेडिबिलिटी कितनी बची है प्रकाश आंबेडकर की, कितनी क्रेडिबिलिटी बची हुई है कोई क्रेडिबिलिटी है? बाबा साहब आंबेडकर का पोता बाबा साहब आंबेडकर ने यशवंतराव आंबेडकर और इनके घराने के बारे में रिटर्न लेटर लिखा, पता है कि भविष्य में इनके घराने के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। बाबा साहब को मालूम था कि ये मेरे ऊपर कलंक लगाने का काम करेंगे। बाबा साहब आंबेडकर दूरदृष्टि के नेता थे, इसलिए लेटर लिखकर संबंध विच्छेद किया। पता है क्या लेटर भेजू क्या बाबा साहब का? नहीं, क्या क्या बाबा साहब आंबेडकर का लेटर भेजो? नहीं, लेकिन क्या संबंध विच्छेद किया था? क्या बाबा साहब आंबेडकर ने कहा कि आपको बता रहा हूं, बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा आपका जो हिस्सा था वो मैंने दे दिया है, अभी आपका हमारा कोई भविष्य में रिश्ता नहीं है, आप अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। आपको लेटर नहीं मिला अभी तक? मैं लेटर भेजता हूं। हाँ भेजिए। मैं लेटर भेजता हूं। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा था कि वो जो प्रॉपर्टी है दादर की, वो समाज की प्रॉपर्टी है, तुम वहां गड़बड़ी कर रहे हो, अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुमको मैं अभी इससे अलग करता हूं, ये तुम्हारी ये हिस्सा मैं देता हूं और तुमको मेरे इस सारे काम से अलग करता हूं। ये रिटर्न लेटर है जब वो दादर के प्रॉपर्टी में और वहां बाबा साहब के अनुपस्थिति में जो काम देखता था, वो उसके काम में दखलंदाजी देने का काम करता था। उसने कंप्लेन किया था बाबा साहब को रिटर्न में। तो उन्होंने, जी आप मैक्स महाराष्ट्र चला रहे हैं और इतनी अहम बात आपके जानकारी में नहीं है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। बहुत बार मुझे आप बात कर रहे हैं, बात करिए, आपसे जानकारी लोगों को मिल रही है, मुझे अकेले को जानकारी होकर क्या फायदा, आप लोगों को बता रहे। आप पत्रकार हैं, इसलिए बोलिए। आप लोगों को आप लोगों से सीखते हैं, आप लोगों से जानकारी लेते हैं, आप मीडिया चलाते हैं। ये सब जो मामला चल रहा है, मायावती समझो कुछ नहीं हो रही है, आप प्रकाश आंबेडकर ऊपर, तो दलित और बहुजनों के राजनीति का भविष्य क्या होगा आगे चल के, क्या होगा? अभी ईवीएम मशीन को लेकर बाकी सारे लोग कोई, मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैं ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर गया था कि पेपर ट्रेल मशीन अगर लगाई जाती है तो आपको भी थोड़ा सा जागृत कर देता हूं, क्योंकि ये लड़ाई मैं बहुत बारीकी से लड़ चुका हूं, आपको जागृत कर देता हूं। मेरी आवाज आ रही ना? बिल्कुल। पेपर ट्रेल का क्या मतलब थोड़ा बताता हूं। हाँ। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है, सारी दुनिया के लोग मानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाकर कागज का एविडेंस तैयार किया। यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी होती है तो कैंडिडेट को अधिकार होगा कि जो कागज के ऊपर ठप्पे लगे हुए जो कागज पेपर ट्रेल मशीन में रहेंगे
उसकी रिकाउंटिंग करने की मांग करने का अधिकार होगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। अच्छा, क्यों दिया जानते हो? कि इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करने वाले लोग हैं उनको पहले से मालूम हो जाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करते हैं तो पेपर ट्रेल मशीन के अंदर से निकलने वाले कागजी मतों में वो घोटाला पकड़ा जाएगा। और आंध्र प्रदेश में ऐसा प्रयोग हुआ और एक जगह ऐसा करके दिखाया गया, पकड़ा गया। और इस वजह से चुनाव, ये भी मेरे पास रिकॉर्ड है, चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी की मदद से इसे लागू ही नहीं किया, ऑर्डर होने के बाद भी। और लागू करने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट लागू क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा सवाल ना पूछे, इसलिए जस्टिस सदाशिवम का मुंह बंद करने के लिए उसको आश्वासन दिया गया कि आपको चुनाव के बाद गवर्नर बनाया जाएगा। सदाशिवम को केरला का गवर्नर बनाकर चुप कर दिया गया। मैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस के बारे में कह रहा हूं, अगर मेरे पास सबूत नहीं है तो मुझे जेल में चला गया होता ना। हाँ। उन्होंने जी बराबर, कुछ छोटी मोटी बात कर रहे हो क्या? हाँ बराबर। हाँ, कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, ऐलानिया कह रहा हूं। और मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि तुमने 2019 का चुनाव घोटाला करके जीता, और अगर ये गलत है तो तुम बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री का पद होता है। अगर तुम्हारे चपरासी ने किसी एसपी को टेलीफोन कर दिया तो मेरे ऊपर एफआईआर हो सकता है। कर लो, तो करो, करको दिखाओ, फिर देखो मैं कैसे सबूत के साथ में जाता हूं सुप्रीम कोर्ट में। ये तो ऐलानिया कहा हुआ है। सारे देश भर में ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा साल भर चलाई, केवल 2 स्टेट रह गए, केरला और तमिलनाडु, वो भी मैं करने वाला हूं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेपर ट्रेल मशीन कागजी एविडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो ट्रांसफरेबल होता है। कागज ट्रांसफर नहीं होता। कैसे? अगर किसी ने ठप्पा पंजे को मारा, हाथी को मारा, साइकिल को मारा, जो ठप्पा मारा वो एविडेंस रहता है, और एविडेंस वाला कागज ट्रांसफरेबल नहीं होता। सुनो जी। हाँ बोलिए। तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं, और इसके आधार पर कह रहा हूं कि ईवीएम मशीन टारगेटेड पार्टी और टारगेटेड इंडिविजुअल के विरोध में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देके बताता हूं। केशव प्रसाद मौर्य को पिछले बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, वो ओबीसी का था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ बराबर, केशव प्रसाद मौर्य। हाँ, तो उसके खिलाफ ईवीएम का इस्तेमाल करके उसको बीजेपी नरेंद्र मोदी ने हरवा दिया। अच्छा, क्यों हरवाया जानते हो? क्यों हरवाया हो? हाँ। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा को हरवा दिया, नरेंद्र मोदी अपना जो भी विरोधी है उसको हरवाता है। केशव प्रसाद मौर्य को की हरवा रहा है जानते हो? क्योंकि वो 5 साल तक ये बातें लोगों को कहता रहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। हाँ। अब वो कहने लायक ही नहीं रहा, उसको हरवा दिया केशव प्रसाद मौर्य को। हाँ बराबर, ठीक है, सबूत के तौर पर बता रहा हूं। हाँ, कि इंडिविजुअल टारगेट पर, सुनो, इंडिविजुअल को टारगेट बनाकर ईवीएम के द्वारा हरवाया जा सकता है।
और जितवाया जा सकता है। हो गया सबूत। दूसरा, हाँ, पार्टी को टारगेट बनाया जा सकता है और पार्टी को जितवाया और हरवाया जा सकता है। 2014 के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में की जानकारी कि उस समय हारी, डीएमके की ओबीसी पार्टी हारी और शेड्यूल कास्ट की मायावती की पार्टी हारी, माइनॉरिटी की पार्टी हारी, तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की पार्टियां हार गई और जो भी ब्राह्मणों की पार्टियां थी वो ब्राह्मणों की पार्टियां जीतती गई। डॉक्यूमेंट्री, ये चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बोल रहा हूं। हाँ, बराबर। आपको इस सारी बातों का माइक्रो लेवल पर स्टडी करना चाहिए। हमारे पास सारे सबूत है। हाँ, आप मुझे बताओ उन्होंने जी, आपके पास बोलिए। ये भी जानकारी होगी। आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही, बोलिए। आ रही है? हाँ हाँ। आज देखो 99 तक किसी भी पार्टी को सेंटर में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी। बराबर। 2004 के बाद देखो परिस्थितियां कैसे बदल गई। 2004 के बाद जो तीसरा मोर्चा है आउट हो गया। 2004 के बाद 2009 के और 2014 के बाद तो तीसरा मोर्चा 0 हो गया। कहां गायब हो गया भारत की राजनीति में? ऐसा कैसे हो गया? जो बैलेट पेपर में होता था वो ईवीएम मशीन में कहां गायब हो गया? क्यों गायब हो गया? नहीं, फिर वामन मेश्राम जी, ये बात आपको समझ में आ रही है, आप इतने सालों से बोल रहे हैं, तो फिर लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है, बाकी नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या कारण है? हाँ, क्योंकि आप एकदम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस देश का मास मीडिया जनता को जगाने का काम करने के लिए है ना। सारे दुनिया में, भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि ईवीएम के बारे में प्रोस एंड कॉन्स, विरोध या समर्थन, दोनों की कोई बातें जनता को मीडिया ने बताई? दोनों तरफ की बातें बताई क्या? सुप्रीम कोर्ट का 8 अक्टूबर 2013 का निर्णय की खबर मीडिया ने फ्रंट पेज पर छापी, पीछे पे अखबार में छापी, लास्ट पेज पे छापी, 2 लाइन में छापी। खबर को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की ब्लैकआउट क्यों किया? मैंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कंप्लेंट किया कि आप इसकी जांच करो, मेरी कंप्लेंट है। मेरी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जांच ही नहीं कर रहा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के विरोध में मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूं कि जांच करने का ऑर्डर दो कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी खबर क्यों नहीं छापी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जजमेंट दिया, उसकी खबर क्यों नहीं छापी? वामन मेश्राम को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? जनता को इसके बारे में जगाने का काम क्यों नहीं कर रहे हो? मास मीडिया अपनी नेशनल ड्यूटी निभाने का काम क्यों नहीं कर रही है? जब मास मीडिया जगाने का काम नहीं करेगी तो मासेस जागरूक कैसे होगा? ये जो नेशनल मीडिया है किरण सलोने जी, ये जो नेशनल मीडिया है ये एंटी नेशनल मीडिया है, ये राष्ट्रद्रोही मीडिया है। और मीडिया वालों को अगर दुख लगता है तो मेरे खिलाफ केस दायर कर दे। मैं खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं उन लोगों के खिलाफ में कि ये कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत पेपर नहीं चलाया जाता। संविधान के आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच
एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इनको अनुमति मिली हुई है। ये कोई धंधा करने का काम नहीं है। धंधा करने के लिए मीडिया नहीं है। ये धंधा करने का काम कर रहे हैं, जैसे वेश्या करती है और अपना शरीर बेचती है, ये लोग भी बेच रहे हैं। अपने अपने पन्ने जो है बेच रहे हैं और पेड न्यूज जो है छाप रही है, देशद्रोह का काम कर रहे हैं। तो इसका आगे क्या है, इसका आगे क्या होगा, अभी आगे क्या चलेगा? क्योंकि आप तो देख रहे हैं कि लगातार सोनोने जी बात तो आपकी सही है। 7 तारीख को आखिरी वोट पड़ा यूपी में। हाँ, 8 तारीख को हमने भारत बंद का ऐलान कर दिया। 10 मुद्दों के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया। 25 मई को भारत बंद होगा। और इसके पहले मैंने 2 बार भारत बंद किया था। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना चाहिए, नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया। हाँ, संविधान संशोधन करना पड़ा। मेरी ताकत जानते हो ना, 567 जिलों में है, 31 राज्यों में भारत बंद करवा दिया। और आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए। सोनू जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सोनू जी आवाज आ रही है। वामन मेश्राम सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे आवाज पूरी। आ रही है? लोगों को भी आ रही है, मुझे भी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए सर। आवाज आ रही क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये मीडिया वाले लोग जो है ये सारी बातें पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। उसके खिलाफ में मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मीडिया के अंदर जो देशद्रोह का काम चल रहा है, ये देशद्रोह का काम जो है उसके सारे सबूत लेकर के मैं जा रहा हूं। ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत इनको मिला हुआ है अधिकार। ये न्यूज बेचने का मतलब है वेश्याओं की तरह शरीर बेचने का काम। ये वेश्याओं की तरह काम कर रहे हैं। वो कागज बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, खबरें बेच रहे हैं, और वेश्याएं जो है शरीर बेचती है। क्या फर्क है? हाँ बोलिए। और अगर उन लोगों को बुरा लगता है तो वो बुरा उनको लगता है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मैं देखता हूं उन लोगों को। और मैंने 8 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया। सुन रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। सोनाली जी, हाँ बोलिए, भारत बंद 25 मई को, हाँ 25 मई को भारत बंद होगा। और 10 पॉइंट है उसमें, ईवीएम का मुद्दा भी है। ईवीएम का भी मुद्दा है भारत बंद के लिए। तो ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। जो आप कह रहे हैं कि फिर आगे क्या, ये मामला जब तक समाप्त नहीं होता, हैरान करने वाली बात है। जस्टिस गोगोई, रंजन गोगोई, हाँ, एक मैचिंग का निर्णय दिया। रंजन गोगोई ने मैचिंग का निर्णय रंजन गोगोई ने दिया 1% का। तो जानते हो क्यों दिया? सरकार ने उस औरत को उस पर आरोप लगवाया और जस्टिस रंजन गोगोई को ब्लैकमेल करके ये निर्णय किया। और ऑटोबायोग्राफी में रंजन गोगोई ने लिखा और रंजन गोगोई ने पब्लिक में बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी जनता को न्याय नहीं मिलता। ये संदर्भ में है, उसी संदर्भ में है। तो रंजन गोगोई ने ईवीएम मशीन के विरोध में भी अपना ही जजमेंट 8 अक्टूबर 2013 के अपने ही जजमेंट के विरोध में जजमेंट दिया। हैरान करने वाली बात है। जस्टिस सदाशिवम के साथ रंजन गोगोई दूसरे जज थे, और जिस जजमेंट में वो शामिल थे 8 अक्टूबर 2013 को,
उसी जजमेंट के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने निर्णय दिया। क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? तो मैं इसे सड़कों पर लेके जा रहा हूं। मैं संविधान मानता हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाऊंगा, और आंदोलन करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है तो सड़कों पर भी लेके जाऊंगा, क्योंकि यह भी मौलिक अधिकार है। किसी न किसी को इसके विरोध में आंदोलन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, आंदोलन करने के बाद इसमें बदलाव आएगा। 2 बार मैंने भारत बंद किया, दूसरी बार सीए के विरोध में किया। भारत सरकार सीए अभी तक लागू नहीं कर पाया मेरे डर की वजह से। मैं इसे लागू नहीं होने दूंगा। केंद्र सरकार के विरोध में जन आंदोलन करूंगा, लागू नहीं होने दूंगा। और ईवीएम का जब तक कोई तर्कसंगत समाधान नहीं निकलता है तब तक मेरी लड़ाई जारी रही, और इसे मैं ही मंजिले मकसूद तक पहुंचाऊंगा। जब तक ये मामला फतेह नहीं होता, विजय हासिल नहीं होती, ये लड़ाई जारी रहेगी। ओके। और विजय हासिल किया जाएगा। बराबर। जनता का, भारत ये लोकतंत्र बचाव करने का, भारत के संविधान के बचाने का, ये लड़ाई में लड़ूंगा और पूरे ताकत के साथ लड़ूंगा, पूरे शक्ति के साथ लड़ूंगा, क्योंकि मेरे सिवा कोई लड़ने वाला नहीं है। मायावती ने समझौता कर लिया, अखिलेश यादव भी ईवीएम के विरोध में एक बयान देकर चुप हो जाएगा, वो भी लड़ने वाला नहीं है। लड़ना मुझे होगा, मैं लड़ूंगा।